प्रश्न संग्रह 1.3 में इसके पहले अगर आप देखें तो 3 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। ये देखिए तीसरा प्रश्न आपने किया था जिसमें 9/14 9 में 14 का भाग देके हमने दिखाया था। इस तरीके से ये भाग आया था, आवर्ती संख्या आपको प्राप्त हुई थी। 2 भाग और बच रहे हैं, उसको भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। भाग अब आप सीख चुके हो, आपको काफी अच्छे से भाग आने लगा है। तो अभी चौथा क्वेश्चन में ले रहा हूं, -103/5 ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, माइनस को भी ऐसे ही रहने देना है, केवल 103 में 5 का भाग देना है। इधर मैं 103 में 5 का भाग दूंगा, ध्यान से देखिएगा। पहले 5 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, तो फिर एक अंक और ले लेंगे 10। 5 का पहाड़ा 10 में पड़ेंगे, 5 दूना 10 और फिर माइनस करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो ये 3 को उतार लेंगे नीचे। अब ध्यान से देखिए 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि उतारा है तो आपको भाग देना ही पड़ेगा। तो आप क्या करिए, 0 भागफल लेके चले जाइए और 5 का 0 में गुणा होगा तो 0। अब माइनस करेंगे तो 3। ध्यान से देखिए, घटा अगर आपने उतारा है 3 तो आपको भाग देना पड़ेगा, तो आप 0 भागफल ले जाइए। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे अब ये घटाने पे 3 आया है, तब आप दशमलव बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना, उतारने पे 3 आया है तब आपको भाग देना ही पड़ेगा, भले ही 0 भाग जाए। लेकिन जब घटाने पे 3 आया है, अब देखिए माइनस करने पे 3 आया है, तब आप दशमलव बढ़ा सकते हो। दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा लीजिए और फिर 5 छक 30, 5 का पहाड़ा 30 में पड़ेंगे, 5 छक 30। ये देखिए आपका इस तरीके से भाग खत्म हो गया और उत्तर कितना आया, 20.6। इसका मतलब -103 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 20.6 आएगा। एक भाग और है, वो भी देख लीजिए। पांचवा भाग आपका एक ही क्वेश्चन और बच रहा है, वो है -11/13। अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ एक गलती हुई कि जैसे -103/5 है तो उत्तर 20.6 आएगा, लेकिन ये जो माइनस है इसको आगे आपको लगाना है। तो उत्तर आएगा -103/5 का माइनस ये लगा रहेगा और 103 में 5 का भाग देंगे तो 20.76। ऐसे यहाँ पे भी देखिए माइनस लगा रहेगा। अब 11 में 13 का भाग देके देखते हैं। चलिए 11 में भाग देंगे 13 का। अब 11 में 13 का भाग देंगे, छोटा है तो भागफल 0 जाएगा, यहाँ 0 0। अब माइनस करेंगे तो फिर से 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 11 ही आया। अब माइनस करके 11 आया तो हम दशमलव बढ़ा सकते हैं, यहाँ 0। अब 13 का पहाड़ा 110 में पड़ेंगे, 110 से ज्यादा ना हो तो 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117 ज्यादा हो जाएगा तो 13 8 104, जो कि 110 से कम है। फिर माइनस करेंगे, यहाँ घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 0 में से, क्यों यहाँ 0 बचा ना, जब इसको 1 दे दिया 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 6 आया। अब क्योंकि दशमलव के आगे हम चल रहे हैं ना, जब दशमलव के आगे चलते तो मैंने पहले बताया 1 0 हम लगा सकते, 0 फ्री रहता है। 13 का पहाड़ा 60 में पड़ेंगे, 13 चौका 52, क्योंकि 13 25 65 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 13 चौका 52। माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 1 इसको दिया है तभी यहाँ 10 हुआ, तो यहाँ 5, 5 में से 5 गया 0। और फिर दशमलव के बाद चल रहे हैं तो 1 0 एक्स्ट्रा में अपने पास रहता है, 1 0 फ्री रहेगा। फिर 13 का पहाड़ा 80 में पड़ेंगे, 13 छंग 78, 13 छंग 78 और इस तरीके से। फिर माइनस करेंगे, एक इसके 0 में से 8 नहीं जाएगा, इसके पास जाएगा, इसको 1 देगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 7 गया 0, फिर 1 0 फ्री रहेगा, 1 0 हमेशा फ्री रहेगा। फिर 13 का पहाड़ा 20 में पड़ेंगे, तो 13 1 के 13, क्योंकि 13 दूना 26 ज्यादा हो जाएगा, 13 1 के 13। यहाँ देखिए दशमलव लगा के आप कितना भी 0 लगा सकते हैं आपके ऊपर, क्योंकि संख्या के बाद दशमलव छिपा रहता है, उसके बाद कितना भी 0 लगा सकते हैं। चलिए 13 के 13,
फिर माइनस करेंगे, 10 में से 3 गया 7, 1 में से 1 गया 0, 1 0 फिर फ्री। फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 70 में, 13 छंग 78 ज्यादा होगा तो 13 पच्चीस 65, 5 भागफल जाएगा, 13 पच्चीस 65। फिर माइनस करेंगे, 70 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 6 गया 0, फिर 1 0 फ्री। फिर 13 का पहाड़ा 50 में पढ़ेंगे, 13 चौका 52 ज्यादा हो जाएगा तो 13 तिया 39, यहाँ पे माइनस, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, फिर 1 0 फ्री। फिर 13 का पहाड़ा 110 में पढ़ेंगे, 13 8 104, 13 9 117 ज्यादा होगा तो 13 8 104। फिर माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब आप देखिए तो वही आ रहा है, देखिए यहाँ 6 आया था ना घटाने पे, 11 भी आया था। तो जब देखिए यहां से अभी 8 आया था ना, 8 4 6 1 5 3, फिर 8 आ गया तो आप यहाँ चेक जरूर करो। यहाँ देखिए 110 आया था तो यहाँ 110 आ गया। फिर उसके नीचे देखिए 6 आया तो 60 हो जाएगा, तो यहाँ 6 है तो 60 हो जाएगा। इसका मतलब अब इसके बाद फिर यही प्रोसेस आगे चलता जाएगा कंटिन्यू। तो हमें आंसर पता है क्या आता जाएगा, आंसर ऐसे आता जाएगा जैसे 8461538 आया है ना, क्या है देखिए 8 से लेके यहां तक आंसर आया ना 0.846153। अब आगे अगर भाग आप देते जाओ, आप चेक करके देख सकते हो। तो अभी 8 आया ना, 8 के बाद फिर 4 आएगा, 4 के बाद फिर 6 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा। इतना आने के बाद फिर से 8 आ जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर यही चीज आएगा 8461553। ऐसे आप भाग देते जाओ ना, यही 8461553 8461553 ऐसा ही आपको आता जाएगा और भाग कभी भी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं आवर्ती संख्या। तो कौन सी संख्या बार बार आ रही है, ये देखिए इतनी संख्या बार बार आ रही है 8461553। यहाँ पे आ जाएगा -0.846153 और इसके ऊपर लगा देंगे बार, ये आपका भाग हो जाएगा। तो ये भाग आपको सिखाया गया पहले, तो ये चीज मैंने यहाँ पे आपको एक बार फिर से करके दिखाया। यहाँ पे मैंने हल किया हुआ है, ये देखिए तीसरे के बाद ये चौथा क्वेश्चन किया है 20.6 -20.6 आया। और यहाँ पे भी जरा आपका माइनस में आंसर आएगा, ये माइनस नहीं भूलने का। ये देखिए इसमें भी आपका आंसर माइनस में आएगा। जब हमने 11 में 13 का भाग दिया, यहाँ माइनस लगा हुआ है, देखिए -11/13, तो यहाँ माइनस में आंसर आएगा -0.846। तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस यहाँ लगाना जरूरी है, -0.846153। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रश्न संग्रह 1.3 यहाँ पर खत्म होता है। प्रश्न संग्रह 1.3 खत्म होने के बाद अब आगे देखिए आपको क्या पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं तो है ही। परिमेय संख्या आपने पढ़ा कि जो बटे वाली संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याओं के अतिरिक्त और भी अनेक संख्याएं संख्या रेखा पर होती हैं, जिन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे करणी में 2, करणी में 3 आदि। अब जैसे देखो अभी आपने देखा कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कैसे होती है, जैसे बटे में संख्या है तो उसको परिमेय संख्या, जैसे 7/8, ऋण 12/13 या 5 है तो ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे में 1 छिपा हुआ। ये बटे वाली संख्या है जितनी ना, ये सब परिमेय संख्या है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए ये करणी वाली संख्याएं हैं, लेकिन उसमें ऐसी करणी वाली संख्या है जिसका वर्गमूल डायरेक्ट नहीं निकलता है, जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 7। ये संख्याएं जो है ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर इनका आप वर्गमूल निकालोगे
तो इनका वर्गमूल हमेशा अखंड अनावर्ती होता है। अखंड अनावर्ती का मतलब आपको पहले समझा चुका हूं मैं। अखंड मतलब होता है कि कभी वो खत्म नहीं होता। अनावर्ती मतलब कौन सी संख्या आगे आती जाएगी वो पता नहीं है, कोई भी संख्या चेंज होती जाएगी, आवर्ती संख्या नहीं आती है। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप अखंड होता है। अखंड मतलब कभी खत्म नहीं होता। और अनावर्ती होता है, अनावर्ती का मतलब संख्याएं कुछ भी आगे आती हैं, कोई ऐसा संख्या समूह बार बार नहीं आता जिसके ऊपर बार लगाया जाए, ऐसी संख्या यहाँ पे नहीं मिलती है। जब बार वाली संख्या मिलती है उसको आवर्ती बोलते हैं। यहाँ पे कैसी संख्या मिलती है? अनावर्ती, मतलब बार वाली संख्या नहीं मिलती है, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब इसी पे डिपेंड है आपका प्रश्न संग्रह 1.4। प्रश्न संग्रह 1.4 में पहला प्रश्न है, करणी में दो संख्या संख्या रेखा पर दर्शाई है, उसी प्रकार करणी में 3 इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए निम्नलिखित कृति के सोपान दिए गए हैं। उन सोपानों में रिक्त स्थानों की उचित पूर्ति कर कृति पूर्ण कीजिए। ये देखिए यहाँ पे बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है और आपको ज्यादातर चीजें उसने लिख के दिया हुआ है, कुछ बॉक्सेस हमें भरने हैं। ज्यादातर पूरा उसमें अगर देखिए तो पूरा ये देखिए क्वेश्चन है, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, टेक्स्ट बुक में देखेंगे थोड़ा समझ में आएगा। देखिए ये टेक्स्ट बुक में है प्रश्न संग्रह 1.4। तो पहला प्रश्न है, करणी में दो संख्या संख्या रेखा पर दर्शाई है, उसी प्रकार करणी में 3 इस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए निम्नलिखित कृति सोपान दिए गए। उन सोपानों में रिक्त स्थानों की उचित पूर्ति कर कृति पूर्ण कीजिए। ये प्रश्न है पेज नंबर 5 पर और इसका उत्तर भी दिया है। कृति मतलब कि प्रश्न का उत्तर भी दिया रहेगा। ये देखिए ये डायग्राम भी बना के दिया है। केवल ध्यान रखना जिसके पास टेक्स्ट बुक हो, यहाँ पे डायग्राम में एक गलती किया है, यहाँ उसने 2 लिखा था जबकि यहाँ करणी में 3 रहेगा, इसको बना लेना। इस सी बिंदु करणी में 3 को प्रदर्शित करता है। तो ये देखिए कृति दिया हुआ, यहाँ एक जगह एक खाली दिया हुआ डॉट डॉट डॉट, इसमें भी भरना है हमें, और बाकी सब लिखा हुआ है, उसने पूरा उत्तर लिख के दिया है। केवल देखिए यहाँ कुछ बॉक्सेज हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्सेज भी हमें भरने हैं। तो कैसे है भरा जाएगा? इस बॉक्स को मैंने बाकी सब ब्लू पेन से लिखा है, इस बॉक्स की जगह मैंने रेड पेन यूज किया, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें भरना है। ये देखिए मैंने सॉल्व किया है। करणी में 2 को संख्या रेखा पे दिखाया गया। कैसे दिखाया गया? देखिए एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा आप देख रहे हैं, एक रेखा है, इस रेखा पर यहाँ बीच में 0 है, इधर देखिए -1 -2 ऐसा संख्या रहेगा, इधर 1, फिर आगे 2 आना चाहिए। देखिए यहाँ कहीं 2 आएगा, बराबर कि नहीं, 1 2 समझ लीजिए। तो इस तरीके से जितनी ध्यान रखना, जैसे यहाँ 0 है, 0 के बाद इधर आप जानते हैं बीच में 0 आता है, इधर -1 -2 आता जाता है, इधर 0 के बाद 1 2 ऐसा आता जाएगा। तो इसी में हमें करणी में 2 और करणी में 3 को दिखाया गया है। ये डायग्राम हमें बना के दिया हुआ है, केवल इसका हमें बॉक्स भरना है। तो कैसे, जरा उसी को आपको समझना है कि बॉक्स कैसे भरना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 0 से यहाँ पे देखिए इसने क्वेश्चन में क्या क्या बोला, एक एक चीज डायग्राम में देखते जाइए। उसने लिखा संख्या रेखा पर बिंदु Q कौन सी संख्या दर्शाता है। यहाँ बॉक्स है, मतलब डॉटेड लाइन है, पूछ रहा है कि बिंदु Q कौन सी संख्या दर्शाता है। तो यहाँ देख लीजिए, देखिए बिंदु Q है ना, तो बिंदु Q कौन सी संख्या को दर्शा रहा है, सीधा डायग्राम में दिख रहा है। बिंदु Q करणी में 2 को दर्शाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा करणी में 2 यह संख्या दर्शाता है। तो बिंदु Q पूछ रहा था, बिंदु Q कौन सी संख्या दर्शाता है, तो यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है डायग्राम में, बिंदु Q करणी में 2 को दर्शाता है। तो यहाँ उत्तर में आ जाएगा करणी में 2। बिंदु Q से लंब रेखा खींचिए। देखिए बिंदु Q से एक लंब रेखा, लंब रेखा का मतलब होता है ऐसी रेखा जो सीधा 90 अंश का कोण बनाती हुई जाती है। चांदा से आप 90 अंश का कोण बनाते हो ना, उसी को बोलते हैं लंब रेखा। तो लंब रेखा खींची गई है। इस रेखा पर 1 इकाई लंबाई दर्शाने वाला बिंदु R है, और यहां से देखिए 1 इकाई दूरी पर, यहां से 1 इकाई दूरी पे कौन सा है, बिंदु R। बिंदु R कितनी दूरी पे है Q से? Q से 1 इकाई दूरी, यहाँ पे आप बोल सकते हैं 1 इकाई दूरी पर कौन है,
आर है। उसके बाद ओ आर जोड़ने पर समकोण त्रिभुज ओ आर क्यू बनता है। इधर देखिए, जब हम ओ आर को मिला देते हैं, ये लंब रेखा खींचने के बाद यहां से एक इकाई दूरी पर हमने क्यू से एक इकाई दूरी पे आर ले लिया और ओ आर को मिला दिया तो एक त्रिभुज बन गया। देखिए ओ आर क्यू बना ना ये त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज बनता है। इस समकोण त्रिभुज में अगर आप देखें तो इसमें मान, ये देखिए ओ से क्यू तक की दूरी करणी में 2 है। ओ से क्यू तक की दूरी कितनी है? करणी में 2। और क्यू से आर की दूरी कितनी है? 1, है ना, एक माना गया इसको, एक इकाई। तो ओ से क्यू तक की दूरी कितना है? करणी में 2, और क्यू से आर कितना है? 1। तो यहाँ देखिए लेंथ ओ क्यू, लेंथ ये देखिए एल लिखा हुआ ना आगे, एल मतलब लेंथ, और ब्रैकेट ओ क्यू लिखा है, मतलब ओ क्यू की लेंथ मतलब ओ क्यू की लंबाई। इधर देखिए ओ क्यू की लंबाई कितना है? ओ से लेके क्यू तक की लंबाई कितना है? करणी में 2। और क्यू आर की लंबाई कितना है? क्यू से लेके आर तक की लंबाई कितना है? 1। तो लेंथ क्यू आर कितना हो गया? 1। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये देखिए, अगर एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, और इसको अगर मैं आर नाम दे दूं, इसको क्यू, इसको ओ, तो यहाँ 90 अंश रहता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर। कर्ण मतलब ओ आर का स्क्वायर, पहली भुजा मतलब क्यू आर का स्क्वायर, प्लस दूसरी भुजा मतलब ओ क्यू का स्क्वायर। ये देखिए, ये आपका पाइथागोरस का प्रमेय है। कर्ण कौन होता है? ये जो बड़ी भुजा है इसको कर्ण बोलते हैं। 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो ओ आर का स्क्वायर बराबर एक क्यू आर का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर। अब इसमें अगर इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में, उससे कोई फर्क नहीं है। देखिए वही पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ लगाया गया। इसमें कर्ण कौन है? ओ आर कर्ण है। तो यहाँ देखिए लेंथ ओ आर का ब्रैकेट बंद स्क्वायर बराबर पहली भुजा, देखिए इसको उसने पहली भुजा लिया ओ क्यू का स्क्वायर, लेंथ ओ क्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा एक क्यू आर, लेंथ क्यू आर का स्क्वायर। अब मान रखना है, यहां से देखिए ओ क्यू का मान कितना है? देखिए ओ क्यू का मान कितना है? करणी में 2। पहले से यहां से देखिए ओ क्यू का मान, लेंथ ओ क्यू का मान करणी में 2 है, तो लेंथ ओ क्यू की जगह करणी में 2 रख देंगे, क्योंकि उसका मान ही करणी में 2 है। तो इसका मान करणी में 2, उसके ऊपर स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान देखेंगे। देखिए लेंथ क्यू आर का मान 1 है, तो लेंथ क्यू आर की जगह 1 स्क्वायर बराबर। अब करणी में 2 का स्क्वायर, ध्यान रखिए अगर कभी कोई करणी वाली संख्या का स्क्वायर होता है ना, तो उसकी करणी हट जाती है। जैसे करणी में 2 का स्क्वायर 2 आएगा, करणी में 3 का स्क्वायर 3 आएगा। तो यहाँ देखिए करणी में 2 का स्क्वायर है ना, तो इसकी करणी हट जाएगी। कितना आएगा करणी में 2 का स्क्वायर? 2। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा। अब 2 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3। ये सब बॉक्स खाली था, इसको भरना था। अब यहां से देखिए ये स्क्वायर है, लेंथ ओ आर का स्क्वायर 3 आ गया, तो लेंथ ओ आर का मान कितना आएगा? तो स्क्वायर यहां से देखिए हट गया। जब इधर का स्क्वायर हट जाएगा ना, इधर करणी लग जाएगा। कैसे? देखिए अगर कभी ऐसे है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 3, एक्स बराबर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे ना, तो इधर स्क्वायर नहीं लगा तो करणी में चला जाएगा। इधर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 3 है, और इसका स्क्वायर यहाँ हटा दिया मैंने, केवल एक्स लिखा, स्क्वायर हट गया, तो इसके ऊपर स्क्वायर नहीं तो करणी में चला जाएगा। ऐसे देखिए ये लेंथ ओ आर का स्क्वायर 3 है, इसी का मान 3 है, तो जब लेंथ ओ आर निकालेंगे तो इधर स्क्वायर देखिए हट गया ना, तो करणी में चला जाएगा, करणी में 3। इस तरीके से लेंथ ओ आर का मान कितना आ गया? करणी में 3। देखिए ये ओ आर का मान कितना आएगा? करणी में 3। तो जब ओ आर का मान करणी में 3 आएगा, तब क्या बोल रहा है? ओ आर के बराबर अंतर लेकर खींचा गया चाप जहां संख्या रेखा को प्रतिच्छेदित करता है, उस बिंदु को सी नाम दो। मतलब क्या करेंगे पता है? राउंडर से ओ पे रखेंगे, राउंडर आर तक की दूरी लेंगे, और यही ओ आर के बराबर यहां से ऐसा चाप काटेंगे, और ये चाप जब यहां आकर के मिलेगा, तो जितना दूरी ओ आर की है उतना ही दूरी ओ सी की रहेगी। देखिए ओ आर के बराबर त्रिज्या लेके ऐसा चाप काटेंगे, तो ये चाप कैसा है? यहां से देखिए ऐसे लिया, ऐसा चाप कट कर दिया, तो जितना दूरी ओ आर की है उतना ही दूरी ओ सी की है। तो ये करणी में 3 है, तो ये भी दूरी कितनी रहेगी? करणी में 3।
इसका मतलब ओसी का मान कितना आ गया, करणी में 3। बिंदु सी है करणी में 3, इस संख्या को दर्शाता है। तो ये जो बिंदु सी है ये कौन सी संख्या को दर्शाता है, करणी में 3 को। तो हमें इसमें सब लिखा लिखाया रहेगा, देखिए पूरा लिख के देगा आंसर। केवल ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बॉक्सेस भरने हैं, वो भी ये डायग्राम को देखकर। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है प्रश्न संग्रह 1.4 का।